आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी के बारे में हम बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब आता है? तो पहले हम मोमेंटम के बारे में जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो, जब कभी भी मोमेंटम की बात आती है तो मोमेंटम हमारा p से डिनोट होता है और p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी से हम इसको डिनोट करते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि बिफोर, अगर दो बॉडीज़ हैं अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, मान लीजिए कि ये एक बॉडी A है और ये एक बॉडी आपकी B है, और ये A और B बॉडी जो हैं U1 और U2 वेलोसिटी से U1 और U2 वेलोसिटी से मूव कर रही थी। यहाँ पर U1 की जो वेलोसिटी है वो U2 से ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा होगी तो ये दोनों कोलाइड कर गई। अगर ये कोलाइड कर गए तो ये कोलाइड हुए, एक मिनट के लिए मान लिया हमने कि ये कोलाइड हुए, A और B आपस में कोलाइड हुए, ये A है और ये B है, ये आपस में कोलाइड हुए, और कोलाइड करने के बाद फिर ये आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए तो इसमें जो A था और जो हमारा B था वो अलग अलग वेलोसिटी से चलने लगे। ये A और B हमारे अलग अलग वेलोसिटी से चलने लगे। मान लीजिए ये A है और ये B है। कोलिजन के बाद ये मान लीजिए इसकी वेलोसिटी V1 हो गई और इसकी वेलोसिटी जो हो गई वो V2 हो गई। मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी U1 और U2 थी, और कोलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी हो गई टकराने के बाद वो V1 और V2 हो गई। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि पहले का कोलिजन, ये जो पहले का कोलिजन है, ये पहले का कोलिजन और बाद का कोलिजन का मोमेंटम सेम होगा। इसका मतलब वो ये कहता है कि m1 पहले का टोटल मोमेंटम हो गया m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सवाल ये उठता है कि ये आया कहाँ से, ये हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो आया कहाँ से। उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे और ये क्या चीज़ है इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है m1u1 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यानी टोटल कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद का मोमेंटम कितना होगा। तो जैसे अगर आप बात करोगे कि इसका मोमेंटम कितना था, तो इसका मोमेंटम था m1u1, इसका मोमेंटम कितना था तो आप कहोगे इसका मोमेंटम था m2u2। अगर कोई कहोगे इसका मोमेंटम क्या था तो आप कहोगे m1v1 टकराने के बाद, और इसका कितना हो गया आप कहोगे m2v2। तो इसका मतलब ये हो गया m1v1 क्या है, इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, इसका मास, तो मास में तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं। तो इसी तरह से जो शुरू का मोमेंटम हुआ वो बाद के मोमेंटम के बराबर हुआ। अब ये आया कहाँ से, अगर इसका आप डेरिवेशन की बात करें तो इसकी डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन आया कहाँ से। थोड़ी देर के लिए मान लें इसी में कि जब ये टकराए आपस में, तो टकराने से पहले आपको तो पता है कि एक ये जो m1 मास का था और m2 मास का था, ये जो m1 मास का था और m2 मास का था, जो शुरू में u1 वेलोसिटी और u2 वेलोसिटी से जा रहे थे, जब इसे टकराए तो इसने A वाले ने, ये A था और ये B था, A वाले ने इसको टक्कर मारी तो इसने फोर्स लगाया FA। जब टक्कर के समय उसी वक्त B ने भी इसको टक्कर मारी, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो FB फोर्स उसने लगा दी, जितनी FA ने लगाई उतनी FB ने लगा दी। FA ने क्यों उतनी लगाई, FA ने इसलिए उतनी लगाई क्योंकि जितना टक्कर FA ने m1 ने m2 को मारा उतना इसने इसको मारा। इसका मतलब दोनों की टक्कर जो थी वो, दोनों की टक्कर का फोर्स बराबर था। न्यूटन भी ये कहते हैं जितना तुम फोर्स लगाओगे उतना ही हम भी लगाएंगे, यानी कि FA और F1 FA और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए FA को माइनस ऑफ FB लिख दिया गया। आपको पता है कि फोर्स जो कहा गया था, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये जो कोलिजन हुआ ये t टाइम के लिए हुआ, थोड़ी देर के लिए मान लें कि कोलिजन t टाइम के हुआ, तो FA को हम FA एक्चुअली फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ये भी होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ऑफ A अपॉन टाइम टेकन, जितना FA ने फोर्स लगाया उतना ही अपोजिट FB ने लगाया। तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, कितनी देर के लिए मोमेंटम चेंज हुआ, t टाइम के लिए, कहा था ना t टाइम के लिए मोमेंटम चेंज हुआ। तो डेल्टा PA अपॉन चेंज इन मोमेंटम ऑफ A अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू माइनस
डेल्टा पी बी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करते हो तो डेल्टा पी ए कितना हो जाएगा, पी ए मतलब ए का, तो ए का मास m1 था, यानी बाद का मोमेंटम m1 v1 माइनस पहले का मोमेंटम m1 u1, ये चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, टाइम उतना ही लगा, इज इक्वल टू माइनस टाइम। अब अगर चेंज इन मोमेंटम ऑफ b की बात करनी है तो b का वेलोसिटी m2, b का मास m2 है, तो m2 v2 माइनस m2 u2 हो जाएगा होल अपॉन टाइम टेकन। अब इसमें टाइम कैंसिल हो जाएगा, इस ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे तो आ जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 और प्लस m2 u2। इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं और इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। इसी को उल्टा कर दें, इधर वाले को इधर कर दें, तो लेफ्ट हैंड में कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, जो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा वो यही एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका, कितना, आपका ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया जिसको आपको याद रखना है अच्छे से। ये आपका कहाँ से आया ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये आया कहाँ से। तो आपको अगर मैं इस पूरे को ऐसे करके दिखाऊं तो क्लियर हो जाएगा कि एक्सप्रेशन कहना क्या चाहता था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात प्रूफ कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे जो ये चीज़ आपकी थी कि फॉर एवरी एक्शन, यहाँ पे लिख सकते हो फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction, there is equal and opposite reaction। तो I think that is clear enough, opposite reaction। तो ये बात ध्यान आनी चाहिए कि कहाँ से इसको हमें किस तरह से करना है। तो ये प्रूफ क्लियर होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या चीज़ है। इसी के साथ हम कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे साथ में कि न्यूमेरिकल कैसे हम लेंगे। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि न्यूमेरिकल जो है ये सामने दिख रहा है कि न्यूमेरिकल क्या कहना चाह रहा है। अगर इस न्यूमेरिकल की बात करें तो वो कहता है कि अ बॉल ऑफ मास, अगर ये वाला न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा तो थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको लेते हैं तो इस न्यूमेरिकल को कैसे किया जा सकता है। इस न्यूमेरिकल को अगर हम नीचे चलें और यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को पेस्ट करने की कोशिश करें तो आपको ये देखो, ये न्यूमेरिकल आपको मिल गया। ये न्यूमेरिकल आपको बड़े साइज में दिख रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड strikes another ball of mass 200 gram at rest. After the collision both the balls stick to each other and moves with a common velocity। एक ही वेलोसिटी से जाने लगे। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी। तो इसका जो सॉल्यूशन है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे करेंगे जरा देखते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है ये इसी पे बेस्ड है। सबसे पहले हम लिखते हैं मास ऑफ m1 कितना था, जरा देखिए। m1 जो था, m1 आपका जो था वो कितना था, यस बताइए। मास एक बॉल का कितना था, 100 ग्राम था, 100 ग्राम था। m1 इतना था, m2 कितना था, m2 200 ग्राम की थी। कैसे 200 ग्राम की थी, देखिए m1 100 ग्राम का है और ये 200 ग्राम का है। ये कह रहा है 100 ग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, यानी वो u1 जो था उसका शुरू में 12 मीटर पर सेकेंड के पास था। और दूसरी वाली बॉल जो थी, स्ट्राइक्स अनदर बॉल ऑफ मास 200 ग्राम एट रेस्ट, जो दूसरी वाली बॉल थी वो 0 पे रुकी हुई थी। अब टकराने के बाद वो क्या हो गए, कॉमन वेलोसिटी से जाने लगे। तो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू कैपिटल V या स्मॉल v, हमने कहा कि ये हमारा कॉमन वेलोसिटी हो गई। तो आपने कहा सिंस m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v प्लस m2 v होगा। क्यों, क्योंकि कॉमन वेलोसिटी से जाने लगे। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम v कॉमन ले लें तो आ जाएगा m1 प्लस m2 और ये v, और यहाँ पे आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। इसका मतलब ये हो जाएगा, आपको पूछना है कॉमन वेलोसिटी कितनी थी, ये पूछ रहा है। यानी कॉमन वेलोसिटी इज इक्वल टू
m1u1 प्लस m2u2 होल अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर थी। अब क्या करना है जरा देखना है, करना क्या है, करना कुछ नहीं है सर, केवल और केवल इसकी बात करनी है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू सबकी वैल्यू रखते हैं। m1 की वेलोसिटी कितनी थी, 100 ग्राम थी, जरा देखिए। फिर u1 की वेलोसिटी कितनी, u1 कितना था, u1 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो गया, प्लस m2 कितना था, जरा देखिए, m2 200 था, 200 ग्राम था। और u2 की वेलोसिटी कितनी हो गई सर जी, 0 थी u2 की वेलोसिटी, होल अपॉन m1 प्लस m2 यानी 100 प्लस 200 ग्राम हो गई। तो ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर तो हो गया साहब 0। तो आपका क्या आ गया, अगर आप कहोगे तो आपका आ गया v इज इक्वल टू 1200 अपॉन 300 आ गया, दिख रहा है। तो ये और ये कैंसिल हुए, ये और ये कैंसिल हुए, 3 4 12, तो आपका आ गया 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये कॉमन वेलोसिटी से ये गुजरे। तो ये जो आपका आंसर हुआ वो आंसर हुआ कॉमन वेलोसिटी इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात जानने वाली बात है, इसको अच्छे से समझिए कि आपका आंसर क्या आया है। आपका आंसर ये आया है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हम इसी बात को अगर हम देखें अपने उस पीडीएफ में कि हम पीडीएफ में कितना आ रहा है, तो पीडीएफ में भी दिखेगा आपको कि ये जो आंसर आ रहा है ये 4 मीटर पर सेकेंड के आसपास क्या वही आ रहा है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और हमने ये लिया कि इसको हम यहीं पे कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन इसी तरह से आ गया आपकी स्क्रीन पर। ये अब स्क्रीन पे सवाल आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि रीडेबल हो जाए। एकदम रीडेबल हो गया, बिल्कुल रीडेबल है। तो हम इस सवाल को करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है और इसको पढ़ेंगे कि क्या चीज़ कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब a gun fires a bullet of mass 50 gram with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड बिकॉज ऑफ विच द गन रिकॉइल्स विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, यानी पीछे घुसी। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो बंदूक थी साहब, ये बंदूक जो थी, ये गन थी, जब ये फायर इसने किया तो ये पीछे की तरफ गई, रिकॉइल हुई। तो पीछे की तरफ गई तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो गई, मतलब ये एक तरह से एक्शन के बाद की वेलोसिटी हुई। तो वही कह रहा है, अब गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास इतना विद अ वेलोसिटी इतना बिकॉज ऑफ विच द गन रिकॉइल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मास ऑफ द गन। थोड़ी देर के लिए हम मान ले रहे हैं कि जो गन थी वो ये थी, ये गन है, और इसके साथ जो बुलेट थी वो ये, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो गन की जो मास है वो हम m1 मान लेते हैं और बुलेट का जो मास है वो m2 मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो m1 का मास है बुलेट मास ऑफ गन वो तो पता ही करना है, बुलेट का जो मास है वो 50 ग्राम दिया हुआ है। जब 50 ग्राम दिया हुआ है तो हमारी गन भी ग्राम में ही आएगी। अब जो ये चीज़ दिख रही है, ये दी हुई है, ये क्या चीज़ है, गन फायर होती है, तो यानी कि बुलेट भी जो है, जो गन है वो भी उसकी शुरू की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी और जो गोली थी वो भी 0 मीटर पर सेकेंड थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब फायर होने के बाद जो v1 यानी गन की हुई स्पीड हुई, जो गन हुई, ये गन है ना, दिस इज ये m1 को हमने गन माना है, तो जो गन है वो रिकॉइल हुई 1 मीटर पर सेकेंड से। तो यानी कि इसकी जो रिकॉइलिंग स्पीड हो गई -1 मीटर पर सेकेंड हो गई, और v2 यानी गन जो बुलेट की स्पीड है वो बुलेट की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड हुई। आपको मास पता करना है कि मास इसका कितना होगा। तो मास पता करने के लिए अपना पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे वही जो हमारा होता था। क्या लिखेंगे जरा बोलो जल्दी से साहब, m1u1 प्लस m2 हाँ जी u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये हमारा फार्मूला होता था, खूब अच्छे से हम जानते हैं। अगर ये हम खूब अच्छे से जानते हैं तो इसमें सारे वैल्यूज़ रखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट m1 की वैल्यू कितनी है सर, वही तो पता करनी है। u1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। m2 की वैल्यू कितनी है, 50 ग्राम है। m2 की वैल्यू u2 की वैल्यू कितनी है सर, 0 है। इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है सर, वही तो पता करना है। देखिए m1 की वैल्यू सर वही तो पता करना है। v1 की वैल्यू कितनी है सर, -1 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है सर, 50 ग्राम है। m2 की 50 ग्राम है और v2 की वैल्यू कितनी है सर,
30 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब इधर तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो गया, यानी कि 0 इज इक्वल टू -m1 प्लस 1500 आ गया। और यहाँ पे कितना हो गया, m1 की वैल्यू हम इधर ले जाएं तो m1 इज इक्वल टू 1500 ग्राम्स में आंसर आएगा। क्यों ग्राम्स में आएगा, क्योंकि आपका ये चीज़ भी ग्राम्स में था। तो इसका मतलब इसको केजी में बदलना चाहें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा m1 की वैल्यू इतना, यानी मास ऑफ गन। आंसर में क्या हो जाएगा कि मास ऑफ गन कितना है, मास ऑफ गन वो आपने माना था m1 और उसकी वैल्यू आई है 1.5 ग्राम। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो फिर से हम देखते हैं और इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर देखिए 1.5 kg आपको दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1.5 kg आपको आंसर दिख रहा है। अब थोड़ा सी बात करेंगे कि इसके और न्यूमेरिकल्स की बात करनी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि रॉकेट की बात चल रही है कि रॉकेट क्या कहना चाहता है। तो रॉकेट का जो फंडा क्या होता है, ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ पे ही बेस्ड है। जो ये रॉकेट है हमारा, ये भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे ही हमारा ये रॉकेट बेस्ड है। क्या करता है रॉकेट, इससे रॉकेट में बहुत सारी होती है। यहाँ पे पेलोड होता है, ऑक्सीडाइज़र होता है, आपने देखा बीच का सेक्शन फ्यूल का होता है, ये आपकी फिन्स लगी होती हैं इस तरह से, और साथ साथ में नोज़ल होती है जहाँ से बहुत सारी हॉट एयर गैसेस ऐसे करके निकल रही होती हैं। तो ये जो धक्का लगाती हैं पीछे की तरफ, यही रॉकेट को आगे भेजता है। यानी कि ये जो एक्सपेल होता है, थ्रस्ट प्रोड्यूस करती हैं, ये जो गैसेस एक्सपेल गैसेस हैं, ये एक इसको थ्रस्ट प्रोड्यूस करती हैं। थ्रस्ट मतलब एक फोर्स प्रोड्यूस करती हैं ऊपर तरफ जाने के लिए। तो जो रॉकेट है, क्लियर लिखा है, रॉकेट वर्क्स, रॉकेट एंड जेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये बात हुई कि रॉकेट में क्या क्या होता है, वो आ गया। कैसे काम करता है वो भी मैंने आपको बताया कि नीचे गैसेस को भेजता है तो आगे बढ़ता है। तो रॉकेट का काम बिल्कुल और बिल्कुल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है, ये हम जानते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हमें देखना है कि कैसे करेंगे। आप देखिए ज़रा, आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 2 जूल ऑफ वर्क इज डन। पहले बात तो वर्क क्या चीज़ होता है, अगर आपसे कोई पूछे वर्क क्या चीज़ होता है तो वर्क इज इक्वल टू, याद रखिएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट लेना है। फोर्स इनटू क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो वर्क की यूनिट है, थोड़ा सा देख लिया जाए ऊपर की तरफ, जो वर्क की यूनिट है वो क्या क्या हो सकती है। तो आपने देखा कि यूनिट ऑफ वर्क, चूँकि जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F इंटू एस होता है। तो यूनिट ऑफ वर्क अगर हम बात करेंगे तो फोर्स की यूनिट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की यूनिट। फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मीटर होता है। तो यानी कि यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन मीटर हो गया, और 1 न्यूटन मीटर को ही 1 अर्ग कहा जाता है, अर्ग। और या इसको एसआई यूनिट में कहा जाए तो इसको जूल कहा, आई एम सॉरी, 1 न्यूटन मीटर को अर्ग नहीं कहा जाता है जूल कहा जाता है। और यही जूल इसकी एसआई यूनिट है, किसकी, वर्क की। ये बात ध्यान रहनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम ये बात ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी न्यूटन मीटर आएगा, जहाँ कहीं भी न्यूटन मीटर आएगा वहाँ हम इसको जूल कह दिया कहेंगे कि ये जूल है। तो इसी पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद की बात करेंगे कि आखिर में ये चाहता क्या है। न्यूमेरिकल देखिए, आपकी स्क्रीन पे हमने ये ले लिया और इसको स्क्रीन को हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये हमारा साहब क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द हॉर्स इन डिस्प्लेसिंग अ कार्ट थ्रू 5 मीटर। तो वर्क डन आपको पता करना है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वर्क डन आपको पता करना है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 5 मीटर ऑलरेडी दे रहा है, और इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉर्स इज 10 न्यूटन। बहुत आसान है, फोर्स जो है वो 10 न्यूटन का है। अब फिर से बात, वर्क डन बाय अ हॉर्स इन डिस्प्लेसिंग अ कार्ट। थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये आपका कार्ट है और इसको जो फोर्स लगा रहा है वो हॉर्स लगा रहा है। जिधर फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आप इन्हें कहा कि सिंस वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन
और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 मीटर, यानी ये हो गया 50 न्यूटन मीटर, या इसको 1 न्यूटन मीटर को जूल भी कह सकते हैं। तो आंसर आपका हो गया 50 जूल। तो ये आपका आंसर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो 50 जूल ही आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो आप 50 जूल ही आया हुआ है, बड़ी क्लियरली हमको दिख रहा है कि हाँ आंसर हमारा 50 जूल आया हुआ है। इसी को हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल इसी तरीके से, ज़रा हम देखें अगर अच्छे से कि क्या किया जा सकता है इसके लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसका जो हमारा ये है, जो हमारा ये बना हुआ है क्वेश्चन, वो दिख रहा है आप सभी को आपकी स्क्रीन पर। क्या है वो ये है, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हम इसको यहाँ से ये क्वेश्चन को हटा लेते हैं और इसको यहाँ पर डालते हैं आपकी कॉपी में। तो कॉपी में आपका ये क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा सा रीडेबल बना लेते हैं। अब आपको ये रीडेबल हो गया होगा, ये आपको रीडेबल हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हम इसका सॉल्यूशन कहने जा रहे हैं। तो वो कह रहा है 2 जूल का वर्क किया। देखिए 2 जूल ऑफ वर्क इज डन इन डिस्प्लेसिंग द स्टोन थ्रू 0.5 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0.5 मीटर। 2 जूल का वर्क करना पड़ा किसी स्टोन को 0.5 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए। तो कह रहा फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन द इतना। तो हमें पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जो यहाँ डॉट लग जाए यानी कि इंटरव्यू वो मल्टीप्लाई है। तो वर्क कितना किया 2 किया, फोर्स पता करना है और एस कितना है 0.5, यानी फोर्स इज इक्वल टू 2 जूल होल अपॉन 0.5 मीटर। तो ये यहाँ पे कटेगा तो 4 आ जाएगा। जब कभी भी ये जूल में हो और ये मीटर में हो, मैंने कहा था मीटर, सेकेंड और जूल, इन सब ये सब और न्यूटन ये सारे के सारे जूल की तरफ देते हैं। तो फोर्स की वैल्यू आ गई कितना 4। तो जब ये भी जूल में है ये मीटर में, तो ये न्यूटन में होगा। तो हमारा आंसर 4 न्यूटन आ गया। ज़रा चेक करते हैं कि क्या 4 न्यूटन आया है, तो आपको पता लगेगा कि हाँ सर 4 न्यूटन हमारा आंसर आया है। इस तरह से हमारा आंसर 4 न्यूटन आया है। इसी तरह से हम अगर आगे बढ़ें, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें, तो अगला एग्जाम्पल नहीं है, एनर्जी है। एनर्जी इज नथिंग प्लस कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई कहता है एनर्जी क्या चीज़ है, तो एनर्जी की अगर कभी बात होती है कि एनर्जी क्या चीज़ है, तो एनर्जी की बात होती है। सो एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी इज कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। जब कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क की बात होती है कि ये चीज़ क्या हो रही है कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो ज़रा देखते हैं। यानी कि यूनिट ऑफ, जब कैपेबिलिटी ही है, क्षमता ही है, तो यूनिट ऑफ वर्क जो होता है और यूनिट ऑफ जो एनर्जी होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है, वो दोनों की दोनों जो होती है वो सेम होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा, वो दोनों की दोनों सेम होती है। तो इस बात को, ये बात क्लियर है कि यूनिट ऑफ वर्क और यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। आगे अगर हम बात करते हैं और क्या चीज़ किया जा सकता है, एनर्जी में क्या चीज़ पढ़ा जा सकता है, तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी भी जूल होती है, आपको दिख रहा है ये, और वर्क की भी जूल होती है। इसके आगे हम बात करते हैं कि कितने तरह की एनर्जीज़ होती हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। इतने तरह की एनर्जी हमारे पास होती हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है जो, उसको फिर से आप क्लासीफाई कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी को क्लासीफाई कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। यानी जब कभी भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करोगे तब जाके मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। यानी मैकेनिकल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को देता है। ये बात अच्छे से याद आनी चाहिए। तो अब आपको बाकी चीज़ें पता है कि हीट एनर्जी क्या होती है, लाइट एनर्जी क्या होती है। जहाँ भी कोई चीज़ जल रही है वहाँ हीट एनर्जी है, जहाँ भी कहीं कोई लाइट आ रही है वहाँ लाइट एनर्जी, जहाँ कोई चिल्ला रहा है वहाँ साउंड एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जानते ही हो, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जानते हो कि जब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशंस होते हैं तो वो न्यूक्लियर एनर्जी है। तो ये एनर्जी की बात है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।